हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो कल वाली जो वीडियो बनाई थी वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, तो वो सेव नहीं हो पाई एडिटिंग के बाद, तो इसलिए उसके 2 पार्ट्स कर दिए थे मैंने। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो उतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले, ये वाला लेक्चर देखने से पहले आपको पहला लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पढ़ाया है वही बेस है इस लेक्चर का। उसके बगैर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप पहले वो देखोगे फिर ये देखोगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, हमने पढ़ना आज एक पढ़ना है रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ बोलते हैं जिसको, वो पढ़ना है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए। वो कैसे होता है वो सब आपको यहाँ वीडियो में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लो, अपना पेन निकाल लो और कहीं अच्छे से जगह पे बैठ के हेडफोन लगा के स्टार्ट कर लो लिखना। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, उससे मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको साफ करता हूँ फिर आगे देखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशंस, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये जो चीज़ है ये आज की हेडिंग है, रेट लॉ एक्सप्रेशंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, अगर कल की वीडियो आपने देखी है, उसको अंडरस्टैंड किया है, तो ये मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक, ये आप बहुत आसानी से कर लोगे। आप देखो, हम पहले देखेंगे कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या होता है, तो वो देखने से पहले आप एक काम करो, पहले लिखो, हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो आप लिखो यहाँ एक छोटी सी सब हेडिंग करके लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। पहले लिखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, ये लिखो आप देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, एक्चुअल में ये रेट की बात कर रहा है। हमने कल पढ़ा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। रेट क्या होता है, रेट होती है रिएक्शन की स्पीड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो हमने कल देखा था कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ये देखा था। तो आप एक काम करो, इसमें कुछ चीज़ें लिखो, यहाँ एक पॉइंट लिखो। ये मैंने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है एक बार लिख लिया है। आप एक काम करो, पहले आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है अभी, पहले मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद आप लिखना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक, हमने देखो ऊपर हमने लिखा है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो चीज़ हमें स्टडी करनी है। लेकिन हमने यहाँ लिखा है पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो ये हमारे लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक्चुअली जो है ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में बताया था कि जो कंसंट्रेशन होती है उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है रेट के ऊपर। तो आप बोलोगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे होता है। तो अब आप देखो ये यहाँ लिखा है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर वाज स्टडीड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कैसे स्टडी किया गया था, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके। ठीक, देखो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है जो हमारा 11th क्लास में, उसमें भी पढ़ते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है रेट के ऊपर वो स्टडी कैसे किया गया था, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके। ठीक, ये आप याद रखोगे। गिवन बाय गलबर्ग एंड वेग, WAG वेग। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है गलबर्ग एंड वेग। इन दोनों साइंटिस्ट ने इस लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था। ये याद रखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखोगे कि कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है रेट के ऊपर वो
किसको यूज करके स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। अब आप देखो यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है ये, देखो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो ये जो कहानी लंबी लिखी है, इसको समझने का एक तरीका है, आप यहां लिखो कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन है हमारे पास, और वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है हमारे पास, सपोज यहां मैं लिख रहा हूं ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, और यहां से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, ये एक जनरल रिएक्शन है। अब आप देखो लॉ ऑफ मास एक्शन को हम यहां इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, देखो उसको हम यहां लिख देते हैं, इस रिएक्शन की बात हो रही है, रेट जो होता है, रेट आपको ये रेट वाली चीज नीचे लिखनी है पेज के ऊपर, ठीक है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। यहां देखो रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप बताओ रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन सा है, ए और बी, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं इनटू बी, देखो ए इंटू का मतलब है प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट हो गया ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ए और बी की। देखो यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज होगी जो रिएक्शन करने वाली है, मतलब रिएक्टेंट्स, उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखो लिखा है विद ईच टर्म, विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यहां से आगे आप पढ़ो क्या लिखा है, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient। मतलब ये तो ठीक है इतना, लेकिन जो भी हमारी concentration term हमने लिखी है उसकी raised to the power क्या होगी, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमने concentration term लिखी, मतलब ये A लिखा है, ये B लिखा है, ये concentration term लिखी है ना, concentration लिखी है A और B की, ठीक है, raised to the power equal to the stoichiometric coefficient, मतलब इसके ऊपर जो रेज टू पावर लिखेंगे वो किसके बराबर होगी, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर। और आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये बी, तो ए की पावर क्या आएगी, ये स्मॉल ए, और बी की पावर क्या आएगी, स्मॉल बी। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट्स इट, ठीक। तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलता है कि जो रेट होगा किसी केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना, और रेज टू पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कौन कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आप देखो रेट को हम यहां से स्टडी कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रेट निकाल सकते हैं। तो आप देखो अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, इसको हटा के कांस्टेंट के लगाते हैं तो इनटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, आई समझ आपको। तो ये किसके अकॉर्डिंग रेट है, ये अकॉर्डिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, रेट है। ये क्या बोलता है कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है और रेज टू पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि ऐसा होता है। लेकिन देखो ये चीज बहुत सारी रिएक्शंस में अप्लाई होती है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें अगर हम रेट निकालें तो हम सीधा सीधा ये A इंटू बी और A और B जो ऊपर छोटे लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ ये वाली ले लेते हैं, मतलब A और B ले लेते हैं, ठीक। ये बहुत सारी रिएक्शन में है। देखो अभी हम स्टडी करेंगे, आप देखो अगर मैं बोलूं, एक मिनट रुक जाओ, देखो अगर मैं बोलूं कि देखो इस रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बस ऐसे ही लिखने का एक तरीका है। रेट को तो हमने ऐसे भी लिखा था, डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको पता है ये डिफरेंशिएशन यूज है ना, ये
है ना। ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो। मतलब ऐसी रेट इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज हुआ है, ठीक है। और यहां जो ये के है, इस के को क्या बोलते हैं, इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। देखो के एक कांस्टेंट है ना, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। अब आप देखो ये जो चीज हमने देखी, ये हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया। क्या बोलता है सीधा कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके बराबर होता है। देखो ये बहुत सारी रिएक्शंस में अप्लाई होता भी है। तो हम देखते हैं एक रिएक्शन जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। देखो हमारे पास रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है NO प्लस O2, ठीक है। तो यहां से बन रहा है हमारे पास क्या बनेगा, NO2 बनेगा, है ना, NO2, और ये बनेंगे 2, तो यहां भी लिख दोगे 2, ठीक। ऐसी रिएक्शन है। तो आप देखो इस रिएक्शन का जब हम रेट लिखते हैं, ठीक, तो रेट लिखते हैं तो रेट क्या आएगा बताओ, कैसे लिखेंगे रेट। इस रिएक्शन का रेट लिखने के लिए आपको पता है रेट किसके बराबर होता है, K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ये है ना, NO की पावर कितनी आएगी, NO की पावर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर क्या आएगी, देखो O की तो पावर है ही नहीं, पावर क्या है यहाँ 1 है तो 1 नहीं आएगी, ठीक। तो आप देखो इस लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके हमने क्या किया, इस इक्वेशन का रेट ऐसे भी हमने लिखा है, ठीक है। हमने देखा कि रेट जो है वो इस कंसंट्रेशन टर्म, इस कंसंट्रेशन टर्म का प्रोडक्ट है और रेज टू पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये वाले, ये जो रिएक्शन के पीछे होते हैं ये होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। अब देखो ये चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फिर आगे देखते हैं। वो वाली रिएक्शन हम एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, स्लो चलते हैं तो आस्ता आस्ता चीज़ क्लियर करके चलोगे तो आपका चैप्टर जो होगा हमारा वो बन जाएगा, आपका एक बार सब्जेक्ट एक बार बन जाएगा, ठीक है। आप देखो वो वाली जो रिएक्शन हमने लिखी थी, क्या थी रिएक्शन, NO प्लस O2, यहाँ से क्या बना था NO2, यहाँ 2 लगाया था, यहाँ भी 2 लगाया था, तो ये रिएक्शन थी। इसके लिए रेट क्या लिखा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट था हमारा रेट इज इक्वल टू के क्या होता है रेट कांस्टेंट, इनटू NO, रिएक्टेंट यही है ना NO, इसकी पावर 2 थी और O दूसरा रिएक्टेंट है इसकी पावर 1 थी, ये हमारा क्या था रेट। अब देखो इसको देख के हमें ये लग रहा है कि जो रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज की पावर जो है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उन्हीं पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक। क्योंकि इस रिएक्शन में NO का रेट 2 है, मतलब NO के ऊपर पावर 2 है ना, तो O के ऊपर पावर 1 है। आप देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक बार बोल दूं कि ये जो O है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट कर दिया, O की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, अगर मैं O की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दूं मतलब O को मैंने अभी नहीं देखना है, ठीक, O की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो इसको देखते हैं, ठीक। अब देखो अगर मैं क्या करूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक बार, इसकी कॉन्सेंट्रेशन NO की कॉन्सेंट्रेशन एक बार डबल कर दूं तो यहां मैं डबल कर दूंगा, ठीक। देखो K तो है ही कांस्टेंट, इस O को भी मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स कर रहा हूं, ठीक। तो रेट कितना होगा, रेट इज इक्वल टू, देखो NO की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर यहाँ स्केयर है तो रेट कितना हो जाएगा, रेट देखो ना यहाँ 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू रेट 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो NO था ना पहले NO, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट भी क्या हो गया, 4 गुना हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है तो रेट क्या हो गया, 4 गुना हो गया, है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो गया, 4 गुना का मतलब क्या, रेट बढ़ गया, है ना। हमने यही देखा था ना, कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी पहले कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी उससे डबल कर दिया, तो अब देखो रेट क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है ना, इनकी पावर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब देखो दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं, इस NO को
कांस्टेंट कर रहा हूँ, इस NO को और इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक, इसको मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस O की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तो आप देखो ये O वाला केस है, O की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो 2 ही आएगा। देखो ना, O की कॉन्सेंट्रेशन डबल मतलब O की जगह 2 आएगा और ऊपर पावर क्या है 1, तो रेट क्या आ जाएगा, O की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया तो रेट भी क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक, देखो पहले रेट जो है O की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना था, 1 था। ठीक, अब आपने क्या किया, O की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिएक्टेंट दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक, अब वो कितना बढ़ेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है कि इसकी रेज टू पावर में कितना है। रेज टू पावर में अगर सपोज 4 है, सपोज यहाँ 4 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 करोगे तो वो तो रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे रेट जो है इसके अकॉर्डिंग रेट कहाँ डिपेंड करता है, ये जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, रिएक्टिंग टर्म्स, इनकी ये जो हमारा रेज टू पावर है इसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। अब आप देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेटा जो है दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो तो रेट क्या हो जाता है, 4 गुना। ठीक, तो अगर इसको कांस्टेंट रख के इसको डबल करते हो तो रेट क्या हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है ना, डबल करने से बढ़ रहा है। तो देखो इसका डेटा जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में इस रिएक्शन का। आप देखो मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, ये हमारा पेज नंबर 67 जो न्यू टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 67 में एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो मैं यहां लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। एक लिखा है यहां एक्सपेरिमेंट, दूसरा लिखा है NO की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, फिर लिखी है हमारी O2 की कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहां लिखा हुआ है रेट। ठीक, ऐसे करके एक टेबल बना हुआ है। 3 टाइम एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। ठीक, तो पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, 4 टाइम एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 और ये 4। अब देखो पहले एक्सपेरिमेंट में इसको रखा है 0.30। ठीक, मैं लिख देता हूं एक बार 0.60 0.30 0.60। तो इधर है 0.30 0.30 0.60 0.60 ये, और रेट दिया हुआ है 0.096। ठीक, 0.384 और यहाँ दिया है 0.192 और यहाँ दिया है 0.768। ठीक, अब देखो ये मैंने डेटा क्यों लिखा है, आप देखो ये मैंने इसी चीज को प्रूव करने के लिए लिखा है। ये जो है ना इस रिएक्शन में देखो आगे आप ऐसा पढ़ोगे कि ये जो हमारा रेट होता है ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, किसी और वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखो इस केस में ये स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना जो ये वाला, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। उसी के लिए ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है कि कुछ रिएक्शंस में ये है, कुछ रिएक्शंस में, सब में नहीं है। अभी आप आगे देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बस अभी इतना समझो कि ये जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक, इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये NO की कॉन्सेंट्रेशन है, ये O2 की कॉन्सेंट्रेशन है और ये रेट की वैल्यू है। ठीक है, आप देखो यहां क्या, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने O2, ये वाला जो O2 था ना, इसको कांस्टेंट कर दिया था और NO की वैल्यू को बढ़ाया था। ठीक है, मतलब NO की वैल्यू को क्या किया था, डबल किया था। तो बस वही यहां दिया हुआ है। देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट है ये और ये, इसको देखो आप देखो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, O2 की वैल्यू तो सेम है, ये इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। मतलब एक बार एक्सपेरिमेंट किया तब भी 0.30 ली, दूसरी बार किया तब भी 0.30 O2 की वैल्यू ली, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है O2 की। तो अब देखो किसकी वैल्यू बढ़ाई है, यहां देखो एक्सपेरिमेंट 1 में 0.30 NO रखा था, मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी रखी थी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कर दी। तो आप देखो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन डबल की है, देखो ना, पहले एक्सपेरिमेंट में इसको 0.30 रखा, इसको भी 0.30 रखा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसको 0.60 कर दिया, मतलब NO को डबल कर दिया, लेकिन इसको कांस्टेंट रखा। देखो वही चीज है, NO को हमने यहाँ डबल कर दिया था और इसको कांस्टेंट रखा था, वही चीज है। अब देखो जब O2 को कांस्टेंट रखा और NO को डबल कर दिया तो रेट को देखो क्या हो रहा है, रेट यहाँ से यहाँ आ रहा है।
तो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में 4 टाइम्स बड़ा है रेट। आप क्या करोगे, 0.096 को 4 से मल्टीपल करोगे तो तब ये आएगा। ठीक, तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है कि 4 टाइम्स रेट बढ़ता है। ठीक है, इस रिएक्शन में। अब देखो दूसरा केस। अब देखो पहले क्या किया था, पहले केस में ऑक्सीजन की वैल्यू को कांस्टेंट करके ये देखा था। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, हम अब क्या करेंगे, NO को कांस्टेंट कर देंगे। NO को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो इसमें भी 0.30 है, इसमें भी 0.30 है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें, तो आप देखो NO कांस्टेंट है कि नहीं, इधर भी NO 0.30 है, इधर भी NO 0.30 है, NO कांस्टेंट है। ठीक, समझ आ रहा है आपको। ठीक, अब आप देखो इसी को आगे कंपेयर करो, देखो फर्स्ट और थर्ड में 0.30 इधर है, 0.30 इधर है, इसका मतलब NO यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, इसी में देखो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ कंपेयर करो, फर्स्ट ये है थर्ड ये है। अब देखो O2 की वैल्यू यहाँ डबल हो रही है, 0.30 से 0.60 जा रही है। ठीक, तो अब आप देखो जब यहाँ फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे तो ये O2 की वैल्यू यहाँ डबल हो रही है। आप देखो अगर O2 की वैल्यू हमने यहाँ डबल की थी तो रेट भी क्या हो गया था, डबल हो गया था। तो आप देखो इसको यहाँ कंपेयर करो, यहाँ से यहाँ कंपेयर करो, तो आप अगर इस 0.0996 को 2 से मल्टीपल करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने NO को फिक्स कर दिया, NO को कांस्टेंट करके O2 की वैल्यू को चेंज किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक, ये क्यों समझाया मैंने आपको, देखो ये इस रिएक्शन का डेटा जो है बुक में दिया हुआ है कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो रेट है वो रिएक्शन में, देखो हर किसी रिएक्शन में ये नहीं होता है, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। वहां से हमारा निकल के आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन किसी रिएक्शन में क्या होता है, कि जो रेट होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एग्जैक्ट आता है ना। एग्जैक्ट आता है कैसे, कि उसकी रेट जो होता है, रिएक्शन के जो हमारे ये रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं ना, इनकी क्या बोलते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर ही डिपेंड करता है रेट। ठीक, लेकिन अभी आप देखो आगे, अभी जो मेन हमारा काम है वो आएगा। अब देखो यहां मैं लिखता हूं एक चीज, यहां मैं अगर लिख दूं, आपको इतना समझ में आया ना, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस कंसीडर कर रहे हैं और वो रिएक्शन से 2NH3 यहां से बन रहा है N2 प्लस H2। ठीक, और यहां प्लेटिनम यूज हुआ है इसमें। ठीक, और यहां 3 है, ये एक रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन है हमारी NH3। ठीक है, और यहां से हमारा इधर भी प्लेटिनम यूज हुआ है, यहां N2 है प्लस यहां H2 है। ठीक है, और यहां जो H2 है ना, वहां लगा हुआ है हमारा 3/2। ठीक, ये रिएक्शन। और भी रिएक्शन है, देखो एक और रिएक्शन में लिख देता हूं, टेक्स्ट बुक के ऊपर है, दिखनी पड़ेगी मुझे, टेंशन मत लो, आप सब समझ में आएगा। ये रिएक्शन है हमारी एक और, ये इसको नंबर 1 बना दो, इसको नंबर 2 बना दो, इसको नंबर 3 बना दो। 3 नंबर वाली जो रिएक्शन है वो है CHCl3 प्लस Cl2। CHCl3 प्लस Cl2 यहां से बन रहा है CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। ठीक, अब देखो ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये हमने कंसिडर की। आपसे कोई बोल दे कि इनका जो है रेट एक्सप्रेशन लिखो, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट का ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, फार्मूला है ना, वो वाला लिख दो इसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या बोलोगे, इसमें कैसा लिखोगे, आप इसमें लिखोगे कि रेट किसके बराबर आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ NH3 है और इधर इसकी पावर 2 है तो वो यहाँ चली जाएगी, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ रिएक्टेंट, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है ना, और इसमें आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कर दोगे, यहाँ बोलोगे रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर 1 है, यहाँ 1 नहीं है तो 1 है, तो आप ये लिख दोगे। अगर आपसे कोई इसमें पूछ दे तो क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे यहाँ रेट इज इक्वल टू K इंटू
के इंटू CHCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर 1, ये आप लिखोगे। देखो हमें तो यही समझ में आता है, अब हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही समझ में आएगा कि रेट को हम ऐसे लिखते हैं। तो इस रिएक्शन में जो रेट है वो NH3 की 2 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस रिएक्शन में जो रेट है वो NH3 की 1 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें जो रेट है वो CaCl3 की 1 पावर और Cl2 की 1 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन देखो, आप देखो होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं ना, डेटा, ये जो डेटा ऐसा है, ऐसे डेटा से जब हम डिटरमाइन करते हैं तो इसका रेट एक्चुअल में ऐसा नहीं आता, इसका ऐसा आता है। कैसा आता है? इस रिएक्शन का रेट आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू CaCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर 1/2 आता है। लेकिन यहाँ तो पावर 1 है, देखो ना, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर भी 1, इधर भी 1। लेकिन जब रेट की एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, इसके लिए कैसे लिखी, एक्सपेरिमेंट करके जब साइंटिस्ट ने देखा डेटा से, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा आता है, ठीक। अब आप देखो इसका ऐसा आता है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कैसे सेम है, सिर्फ मतलब बैलेंसिंग के लिए थोड़ा सा अलग किया हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। सिर्फ देखो ये भी NH3 है इंटू ये पूरा है, तो इसमें सिर्फ क्या किया है, बैलेंसिंग के लिए 3/2 और यहाँ 2 लगा दिया है, ठीक, और कुछ नहीं। तो आप देखो अगर दोनों रिएक्शन सेम है तो दोनों का रेट एक जैसा होना चाहिए, है ना। दोनों रिएक्शन सेम है तो दोनों का रेट एक जैसा होना चाहिए। आपको पता होगा अगर कि बैलेंसिंग करने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं ना। देखो ना, अगर यहाँ 3/2 यूज किया है तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, तो इस रिएक्शन को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो यही बन जाएगी, मतलब ये सेम रिएक्शंस हैं। तो आप देखो अगर रिएक्शन सेम है तो रेट भी उनका सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ रेट जो है वो NH3 की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ रेट NH3 की 1 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब रेट इसमें कुछ गड़बड़ है। किस में गड़बड़ है? लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके जो हमने रिजल्ट निकाला कि ऐसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब रेट लिखते हैं, तो वो उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक और रिएक्शन लिखो फिर आप समझोगे। CH3COO-C2H5 एक और रिएक्शन थी ये वाली, C2H5 प्लस H2O, यहां से कुछ बन रहा था, मतलब प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट आप देख लोगे टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है, ठीक, प्रोडक्ट। अब देखो इस रिएक्शन का रेट अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, इसकी पावर 1 है क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक, इनटू H2O की पावर क्या है, 1 है, तो ये आना चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, इसमें भी यही हुआ कि जब इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया तो उसके हिसाब से यहाँ वाटर के ऊपर ये जो H2 इसके ऊपर 0 आ रहा था, ठीक। अब देखो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो रेट एक्सप्रेशन जो हमने ये रेट वाली जो इक्वेशन ये लिखी है ना, इसमें हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो रेज टू पावर है वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो। ऐसा कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो ना, ये रिएक्शन है, इसमें तो एग्जैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी यही देखा गया था कि ये 2 कहाँ था, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही रेज टू पावर है, तो वो सही थी। लेकिन जो बाकी कुछ ऐसी रिएक्शंस हमने देखी जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके ऊपर आके वो करेक्ट नहीं हो रही थी, मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ और वैल्यू आ रही थी। तो अब देखो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनको देखते हैं कि यहाँ क्या है, कुछ और वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ रेट की कुछ और वैल्यू आ रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक और लॉ देते हैं। मतलब ये कौन सा था, ये लॉ ऑफ मास एक्शन था, ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम एक और लॉ देते हैं जिसको बोलते हैं रेट लॉ, उसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं रेट लॉ। तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि ये जो 1/2 है ये क्यों आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ, आपको वो बताता हूँ साथ में। तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो आप यहां लिखोगे एक्सपेरिमेंटली इट इज शोन दैट, ठीक है, रेट लॉ के नॉट बी
या रेट एक्सप्रेशन लिख दो। एक्सप्रेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, बाई सीइंग, या एक काम कर लो, प्रिडिक्टेड बाई लुकिंग कर दो, बाई लुकिंग एट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, तो आप देखो जब इतना हमने जो समझा, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ थोड़ी सी लिखा है, चीज़ लिखी है कि एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि हमेशा हम क्या कर सकते हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हमेशा उनको देख के हम रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी किसी रिएक्शन में वो रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली अलग आ रहा था। तो वही यहाँ लिखा है कि इट इज शोन दैट रेट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाई लुकिंग एट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनको देख के हम रेट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, तो आगे लिख लो आप यहाँ, अभी स्टार्ट होगा हमारा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन अदर लॉ वाज यूज्ड कॉल्ड रेट लॉ। उसको क्या बोला था? रेट लॉ बोला था। ठीक, एक और लॉ यूज किया गया था, उस लॉ को बोला था क्या? रेट लॉ। ठीक, तो अब देखो, अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूं, जनरल रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, तो यहां से बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करोगे? एक और लॉ जो यूज किया जिसको बोला रेट लॉ। ठीक है ना? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखोगे आप कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इतना सेम है, लेकिन इसने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन अब ये रेट लॉ बोलता है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते, वो अल्फा और बीटा होता है। ये था हमारा रेट लॉ। ठीक, अब देखो ये अल्फा और बीटा जो हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भी हो सकते। ठीक, आप देखो यहाँ इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू, ये इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो k आएगा, इंटू A की पावर अल्फा इंटू B की पावर बीटा। अब देखो अल्फा बीटा तो यहाँ नहीं था, इस रिएक्शन में तो A B था, तो हमने यहाँ क्या किया? अल्फा बीटा किया। ठीक, तो ये जो लॉ है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब ये जो फार्मूला है, ये हमारा होता है रेट लॉ, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आपसे कोई बोल दे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोलता है सीधा सीधा सेम, कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म तो होता है, लेकिन पावर में क्या आता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जो ये अल्फा और बीटा आ जाता है, मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आई होप आपको रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आप देखो यहां आप एक पॉइंट ऐड करो कि यहां जो मैंने अल्फा और बीटा लिखा है ना, इसमें आपको समझ में आ रहा है? वो चीजें आपने लिख ली है ना ऊपर नोटबुक पे, ये इसके नीचे लिखना है। ठीक, तो आप देखो यहां क्या लिख रहा हूं मैं? वेयर वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं, मे आर मे नॉट बी, may not be equal to stoichiometric कोफिशिएंट्स। ठीक, इसमें जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो हमने यहां से A और B को उठा के नहीं लिखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी रिएक्शन में A और B की जो वैल्यू है वही अल्फा और बीटा की वैल्यू हो। क्यों? हमने जो ऊपर ये रिएक्शन लिखी थी इसमें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू वही है जो A और B की वैल्यू थी। ठीक, तो आप बोलोगे यहाँ लिखा है जहाँ ये जो वैल्यूज हैं, वेयर वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा मे आर मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ठीक, और
ये जो अल्फा एंड बीटा है, यहाँ आप लिखोगे, एक और लाइन में लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा एंड बीटा आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक, देखो अल्फा और बीटा वो चीजें हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। तो अगर हम सीधा सीधा बोल दें कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बात नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ और वैल्यू भी आ जाती है, और वो कैसे आती है, एक्सपेरिमेंटली। तो आप यहाँ लिखोगे कि जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा, ये कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। ये हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बोल सकते। ठीक, और ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहा है रेट लॉ। ठीक, आपको मैं फिर रिवाइज करूँ तो क्या बोल रहा है, रेट लॉ बोल रहा है कि जनरल रिएक्शन में रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, रिएक्टिंग स्पीशीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, और रेज टू पावर अल्फा और बीटा होता है। और अल्फा और बीटा जो है ये क्या है, ये ए और बी के बराबर हो भी सकती है यहाँ से, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब होंगी या नहीं होंगी वो हम कुछ नहीं बता सकते। वो कैसे डिटरमाइन होती हैं, वो होती हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आए थे दो, कौन से, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, या फिर इसको हमने ऐसे भी लिखा था, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। ठीक, तो इन्हीं दो एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये जो दो फार्मूले, दो इक्वेशंस आई हैं, दीज एक्सप्रेशंस, ठीक है, और कॉल्ड रेट लॉ। ठीक, अगर फर्स्ट वाला लिखा हुआ है तब भी वो रेट लॉ ही है, सेकंड लिखा हुआ है तब भी वो रेट लॉ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले रेट लॉ क्या होता है तो यही बोलोगे, तो ऊपर लिखा हुआ है ना रेट लॉ एक्सप्रेशंस, है ना, तो यही जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। ठीक, अब देखो एक और पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ये पॉइंट आपको ऐड करना है, ये लिखो आप, यहां लिखोगे विच एक्चुअली influence the rate of a reaction। ठीक, यहां कॉमा आएगा, ठीक, इधर कॉमा आएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी लिख लो, और ये इस पॉइंट में लिखो, अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये है। अब देखो इसको समझो, देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो अल्फा एंड बीटा होते हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो अगर ए के ऊपर कोई वैल्यू है ना, तो अल्फा जो है वो किसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है। आप ऐसे अभी बोलो, अभी आपको समझ में आएगा ऑर्डर क्या होता है। अल्फा किसका ऑर्डर है, ए का, और बीटा किसका ऑर्डर है, बी का, है ना। और ये जो अल्फा और बीटा को ऑर्डर बोला है ना, ऑर्डर का मतलब है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब कितनी वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये मतलब रेट डिपेंड करेगा, उसको बोलेंगे ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ वही लिखा है कि अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। मतलब अगर मैं बोलूँ ए का ऑर्डर क्या है यहाँ अल्फा, बी का ऑर्डर क्या है बीटा। ठीक, और ये जो ऑर्डर होता है, मतलब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज होती हैं उन्हीं को ही ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ये लिखा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यही क्या करता है, एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, यही एक्चुअल में दिखाता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक, देखो ना एक्चुअल में अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी, मतलब अगर 2 होगी तो फिर रेट कितना आएगा, 3 होगी तो रेट कितना आएगा, उस हिसाब से यही क्या करते हैं, दिखाते हैं। और
अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा कर दो, ये जो इसमें अल्फा और बीटा है ना, इन दोनों को प्लस कर दो अगर, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को क्या बोलते हैं, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है उसको बोलते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्या समझ में आया आपको कि यहाँ जो अल्फा और बीटा है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, जो चीज़ देखो वो कुछ नंबर्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अल्फा किसका ऑर्डर है, ए का, और बीटा किसका है, बी का। और अल्फा प्लस बीटा पूरी रिएक्शन का है ना, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, तो इसको बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी देखो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप देखो ये जो हमारा रेट लॉ था, इसके अंदर हम ये कुछ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि रेट लॉ के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टोटल, और अल्फा क्या होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा क्या होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप देखो अभी लिखो रेट लॉ जो हमने लिखा ना, इसकी डेफिनेशन लिख दो। रेट लॉ ये क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है? देखो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ये जो है इसी को डिफाइन कर रहा हूं मैं। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब रेट लॉ एक ऐसी एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसा एक फॉर्मूला है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन, इन विच रिएक्शन रेट इज, ठीक है, गिवन इन टर्म्स ऑफ, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, molar concentrations of reactants raised to power which, ठीक है, एक काम आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लो। क्या लिखा है मैंने, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ईच टर्म रेज टू पावर, विद ईच टर्म रेज्ड टू पावर, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज, विच may or may not be same, ठीक है, which may or may not be same as stoichiometric coefficient, as stoichiometric coefficients of the रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक, आपको इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको देख के बना सकते हो। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ रेट लॉ की डेफिनेशन लिखी है। कैसे लिखी मैंने, इसको देख के लिखी। आप देखो रेट लॉ एक ऐसा फार्मूला है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्या है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो रिएक्टेंट है वो दी हुई है, और उनकी पावर है रेज टू पावर है, रेज टू पावर अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो वही तो यहाँ लिखा है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच, मतलब रेट लॉ एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, रिएक्शन रेट इज गिवन, उसमें रिएक्शन का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में जो है उसका दिया हुआ है रेट। ठीक है, विद ईच टर्म रेज टू पावर, मतलब जो दोनों टर्म्स हैं ये ए और बी दोनों, वो रेज टू पावर है, और वो जो रेज टू पावर है वो क्या है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो जो रेज टू पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसी जो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। ठीक, अब आप देखो एक और डेफिनेशन, उसको बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तभी मैं लिखा रहा हूँ आपको। अब आप देखो सम ऑफ पावर्स, यहाँ लिखो द सम ऑफ पावर्स, ठीक है, सम ऑफ पावर्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ, लिखो टू विच द
मोलर कॉन्सेंट्रेशंस इन द रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन, ठीक, आर रेज्ड to express the observed rate of the reaction. Is called order of the रिएक्शन। देखो कुछ भी नहीं, अभी हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने बोला था जो रेट वाला इक्वेशन है इसमें अल्फा प्लस बीटा कर दो, क्या है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में अल्फा और बीटा है क्या, रेज टू पावर है, किसकी रेज टू पावर है, ए और बी की रेज टू पावर है। तो वही यहां मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, सम ऑफ पावर्स टू विच द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड, मतलब उन पावर्स का सम, ठीक है, जो कहाँ लगी हुई है, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की रेज टू पावर बनी हुई है उनका सम, ठीक है ना। और वो देखो क्यों बनी हुई है ये, मतलब क्यों रेज किया हुआ है, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये इसलिए रेज की है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। उन पावर का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आप एक बार फिर डेफिनेशन पढ़ के देख लो, यही है ना, सम ऑफ पावर्स टू विच द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड, मतलब उन पावर्स का सम जो यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लगी है उनका सम क्या होता है, प्लस, उनको अल्फा प्लस बीटा कर दो। और वो क्यों लगी है, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का रेट ऑब्जर्व करने के लिए लगी है कि रिएक्शन का रेट यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्यों लगी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सीधा सीधा क्या याद रखोगे, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और ऑर्डर जो होता है अल्फा और बीटा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक। ऑर्डर को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ऐसा नहीं। अब आप देखो एक पॉइंट और ऐड करो आप, तो अगर मैं क्या करूं, यहां इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो यहां आप लिखो, देखो मैं यहां लिख देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट या सेकंड के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही तो हमने बोला है कि जो पावर का सम कर देते हैं उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है कि इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में अल्फा प्लस बीटा जो हम कर रहे हैं वही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक। और एक पॉइंट और ऐड करो यहां, मैं यहां लिख रहा हूं, आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे, लिखो डिपेंडिंग अपॉन वेदर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, द रिएक्शंस आर सेड टू बी, the reactions are said to be zero order, first order, ठीक, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ETC, ठीक। तो यहां लिखा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिला के अगर 0 आए, 1 आए, 2, 3 आए, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आए तो बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 0, तो हम बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। वही लिखा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 1, 2, 3 है तो रिएक्शंस आर सेड टू बी, उस हिसाब से हम रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई सेकंड ऑर्डर है, कोई थर्ड ऑर्डर है, ठीक। अब देखो आपसे कोई बोल दे कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, क्या समझोगे उससे, आप बोलोगे उस रिएक्शन का जो रेट है ना, उसमें जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है
है ना, वो कितनी है 3 है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक, तो अब आप देखो इसी के नीचे एक पॉइंट और ऐड करोगे, ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करो आप, मैं ऊपर वाली साइड लिख रहा हूं, ठीक, जहां थोड़ी सी जगह बची है ना इधर, मैं यहां लिख रहा हूं। आप क्या करोगे, आप इसी के नीचे एक पॉइंट ऐड करोगे ऑर्डर में, तो आप लिखोगे ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3। ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शनल क्या होता है, 1/2 1/3, मतलब पॉइंट्स में, वो भी हो सकता है। ठीक, और एक पॉइंट ऐड करोगे कि ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देखो ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ऑर्डर वही तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना। तो अभी हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ और आई थी, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 फ्रैक्शनल नेगेटिव हो सकता है। और ऑर्डर जो है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर को हम किसी रिएक्शन को देखें तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें, उसको देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते रिएक्शन का, उसको कैसे डिटरमाइन करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली। मतलब उसके लिए हमारे पास कोई टेबल, कोई डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखो, ये था हमारा ऑर्डर कि इसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। अब आप देखो, ये हमने यहाँ देखा था ना कि ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शंस कैसी कैसी होती हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसी ऐसी रिएक्शंस होती हैं। तो हम एक बार यहाँ पूरी रिएक्शंस लिख लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसी कैसी वो दिखती हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करना है वो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कैसा है, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार, फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं, तो उनकी एग्जाम्पल्स लिखिए। लेकिन आपको देखो ये याद नहीं करनी है आपको, ये बस आपको सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए है, ठीक। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा हम खुद से बता भी नहीं सकते हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसा लिखते हैं ना। जैसे ये रिएक्शंस ऑफ 0 ऑर्डर है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आप देखो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर 0 है, तो यहाँ रेट क्या आएगा इसके लिए, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट यहाँ ये वाला है, तो NH3 है, और कुछ नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है। तो आप देखो अगर ऑर्डर 0 है तो यहाँ 2 है, तो अगर 0 देखो ना, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो यहाँ तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये क्या है, इसका 0 है, मतलब यहाँ क्या है, ऑर्डर 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, ठीक। तो इधर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह ये देखो, ये भी 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू, देखो यहाँ H2 की कंसंट्रेशन है, इंटू यहाँ Cl2 की कंसंट्रेशन है, Cl2 लिख दिया। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो अल्फा प्लस बीटा 0 आना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, 0। तो अल्फा भी 0, बीटा भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 होगा, तभी तो 0 के बराबर आएगा। तो इसका रेट ऐसे लिखोगे, है ना, ऊपर बोला हुआ है 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये जो एग्जांपल्स हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की हैं, तो इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू एक ही रिएक्टेंट है NH4NO2, NH4NO2 एक है तो एक ही लिखना है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ फर्स्ट लिखोगे बस, ये रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें देखो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट कैसे लिखोगे इसका, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखो यहाँ ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट कैसे लिखोगे, लिखोगे रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट एक है HI, तो HI तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर क्या आ जाएगी, 2, है ना, 2 आएगी ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो एक ही अल्फा ही है, तो 2 ही आएगा। अब देखो इसमें कैसे लिखोगे रेट, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन CH3 COOH इंटू कंसंट्रेशन C2H5OH। अब देखो ये कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1, यहाँ भी क्या आएगा 1, तो ये क्या है, यहाँ क्या होता है अल्फा, ये क्या होता है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इसके लिए 2। तो ये इसका मतलब देखो ना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1 + 1 2, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो ये रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर, तो कैसे लिखोगे रेट, रेट इज इक्वल टू
के इंटू, अब देखो NO, ये तो वही रिएक्शन है पहले वाली जिसके लिए ये जो कोफिशिएंट है वही होते हैं, इस रिएक्शन के लिए जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर होता है इसका 2 और O की पावर 1, ये आ जाएगा। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको क्या लग रहा है, ये रिएक्शन किस ऑर्डर की लग रही है ना। देखो आप बोलोगे ये सेकंड ऑर्डर है, पता नहीं थर्ड ऑर्डर है, पता नहीं फोर्थ ऑर्डर है, क्या है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। यहाँ हमने क्यों बताया कि थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि पहले लिखा था। मैं बोल रहा हूँ इसमें ये थर्ड ऑर्डर नहीं है, तो कौन से ऑर्डर की होगी ये हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला है कि इस रिएक्शन का जब रेट आता है तो वो कैसा आता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CO इंटू Cl2 की कंसनट्रेशन की पावर 1/2, इसका 1 ऐसा आता है। अब देखो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, तो यहाँ फ्रैक्शनल कैसे आया, देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1 + 1/2 आएगा ना ऑर्डर, तो कितना आएगा 3/2, तो ये फ्रैक्शनल है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने मतलब आ सकती हैं। आपसे कोई ऐसे बोल दे रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जब तक एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होगा आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होती है ऑर्डर की। ठीक, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक, रेट कांस्टेंट क्या होता है, या फिर उसी को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है रेट कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, वही फार्मूला जो आया था रेट लॉ से, वही देखो। तो आप देखो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लिखो इसके लिए रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन क्या आएगी अल्फा इंटू B की कंसंट्रेशन क्या आएगी बीटा। बताओ मैंने A और B क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो फेल हो गया था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन था। ठीक है, आ रही है समझ? ठीक, अब देखो कोई जोक सुनाओ। देखो इस वजह से लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू A की K इंटू A की पावर अल्फा इंटू B की पावर बीटा, ये। और इसी को तो बोला था, ये जो K है कांस्टेंट है, इसी K कांस्टेंट को क्या बोला है यहाँ, यही जो K कांस्टेंट है ना, K इज इक्वल टू कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, यही तो है रेट कांस्टेंट। ठीक, या फिर इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ लिख दो वेर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं बोल देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n, इस दोनों को मिला के जो आता है n लिख दो उसको खुद ही, है ना। अल्फा प्लस बीटा मिला के क्या आता है, सपोज n, कोई रकम n आती है तो उसको n लिख दो, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा को n बना दिया, आस्ता आस्ता आसान होता जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n, तो अगर मैं बोलूँ अल्फा प्लस बीटा को कंबाइन करके n लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा आएगी, तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही चीज़ है। ठीक, और यहाँ लिख सकते हो, बार बार लिख रहा हूँ मैं, K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये हमारा आ गया रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमें पता चल गया इसी इक्वेशन में जो ये K, यही क्या है, रेट कांस्टेंट। अब देखो हमें क्या करना है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। अब देखो मैंने यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट किस्म का इसका यूनिट आता है K का, तो इसलिए मैंने लिखा है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आप देखो यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इस इक्वेशन में से K की वैल्यू निकाल सकते हो, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें से K की वैल्यू अगर आप निकालो तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा आएगा रेट अपॉन A की पावर अल्फा इंटू B की पावर बीटा। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, बहुत आसान है। K की वैल्यू को बाहर निकालो तो रेट इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे, इधर करोगे K इज इक्वल टू रेट का, हमने यूनिट निकालना है। रेट का यूनिट क्या निकाला था हमने, रेट का यूनिट निकाला था ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको। रेट क्या था स्टार्टिंग में जब हमने कल पढ़ा था, मैंने बोला था रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक, तो आप देखो यही होता है कॉन्सेंट्रेशन, हमने लिखा था। तो आप देखो रेट की जगह यही लिख दो,
रेट का यूनिट यही होता है, तो आप लिख लो ये जो रेट है इसका यूनिट है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। देखो अभी आगे कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल पर लीटर पुट करेंगे तो फिर पता चलेगा। अब देखो ये रेट की जगह ये लिख लो इनटू क्या लिखोगे 1 अपॉन, ठीक। देखो आपको मुझे लग रहा है समझ नहीं आया होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप देखो ये जो हमारा ये है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेट मल्टीपल बाई 1 अपॉन ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा ही लिखा है। अब देखो अगर आप रेट को 1 से मल्टीपल करोगे तो रेट अपॉन ये आ जाएगा, रेट अपॉन ये, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखो ये जो रेट है, इस रेट की जगह मैंने लिख दिया ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कल देखा था हमने, इस रेट की जगह हमने ये लिख दिया मल्टीपल बाई 1 अपॉन ये। मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन, तो आप ऐसा लिख लो, चलो कंसंट्रेशन की पावर अल्फा है इंटू कंसंट्रेशन की पावर बीटा है, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि ए भी क्या है, कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है तो सारी कंसंट्रेशन ही, तो वही लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन की पावर बीटा। अब आप बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ठीक है, मल्टीपल बाई 1 अपॉन, देखो ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, तो इसको ए की कंसंट्रेशन मान लो, ठीक। दोनों को देखो ना, आपने सुना होगा मैथ में ऐसे होता है 10 इंटू 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 ए की मान लो और 1 + 1 कर दो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडिड, है ना, ऐसा सुना है। तो कंसंट्रेशन 2 है तो 1 मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा कर लो इसमें, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ठीक। अब आप देखो मैं यहाँ से इस तरफ आ रहा हूँ, इधर थोड़ी सी जगह है ना, ठीक है। आप नीचे वाली साइड लिखोगे। अब बताओ क्या लिखूँ, K = कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर, बताओ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या माना था, n माना था, तो क्या मैं इसकी जगह n लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ से ऐसा हो सकता है K = कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू इस कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओ तो कंसंट्रेशन की पावर n ने तो -n हो जाएगी, ठीक हो जाएगी ना, -1 नहीं -n, नीचे n थी तो ऊपर जाते हैं पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं, अगर इस टाइम को भी मैं ऊपर ले जाऊं तो टाइम को भी ऊपर ले जाऊं, यहाँ से टाइम को ऊपर ले जाऊं तो टाइम क्या आएगा, टाइम भी क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो ना नीचे टाइम की यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, कंसंट्रेशन की यहाँ देखो टाइम की वैल्यू, टाइम के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम भी इन्वर्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन -1 -n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले सकते हैं, ठीक। तो आप देखो अभी K = कंसंट्रेशन 2 है, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जब आप अपनी नोटबुक पे करोगे तो आपको समझ आएगा। कंसंट्रेशन 2 है तो कंसंट्रेशन को 1 ले लो, है ना, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 ये वाला -n कर दो इंटू टाइम की पावर -1 कर दो, ठीक। आई समझ आपको, इतना समझ में आया। अब देखो इस इक्वेशन को 1 मान लो, ये आया हमारा, यहाँ से ही आ जाता है यूनिट, इसको मान लो 1। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, ऐसा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का लेता हूँ, टेकिंग SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स ये होता है, एंड टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड ये होता है। अगर मैं क्या करूं, कंसंट्रेशन का यूनिट ऐसा यूनिट ले रहा हूं मोल पर लीटर और टाइम को सेकंड में ले रहा हूं, तो क्या होगा फिर, आप बोलोगे ये होगा। अभी क्या करना है, इसी K को यहाँ लिख रहा हूं मैं, = कंसंट्रेशन किस में ले रहा हूं, मोल पर लीटर में, तो क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स, ठीक, की पावर कितनी, 1 - n, वही है ना, कंसंट्रेशन को यहाँ उठा के यहाँ लिख दिया और पावर में 1 - n ने 1 - n लिख दिया, इनटू टाइम किस में लिया, सेकंड में, तो सेकंड लिख दो और पावर क्या आएगी, -1। ये आ गया यूनिट K का, ठीक। आप देखो ये जनरल आया है, ये K की जो यूनिट है वो आई जनरल,
अब देखो यहाँ हमारे पास n है, तो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहें, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड ऑर्डर, है ना, 3 होगी तो थर्ड ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जो है k का यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, इस जनरल इक्वेशन से। ठीक, तो अब मैं इसको साफ करता हूँ। हम पहले निकालते हैं 0 ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, ऐसे करके। ठीक है, अब आप देखो, फर्स्ट लिखो यूनिट ऑफ k फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब k की यूनिट निकालो किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको पता है 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू कितना होता है, 0। यही होता है ना 0 ऑर्डर के लिए, n की वैल्यू 0 होती है। तो k की यूनिट अभी हमने निकाली थी, k इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने लिखा था मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड की पावर -1, ये लिखा था। अब आपको यूनिट निकालनी है, तो n की वैल्यू यहाँ 0 है। क्यों, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 0, तो इसमें पुट कर लो ना, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n की वैल्यू 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आएगा। तो अब देखो मोल लीटर इनवर्स की पावर, ये 1 माइनस 0 1 नहीं आएगा, इसकी पावर 1 नहीं आएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये तो वही आया। इसको आप और अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आएगा। तो k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए ये आएगी। देखो k की क्या यूनिट, k का यूनिट, अगर रिएक्शन, देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी दिए हुए हैं, कि आपको सिर्फ यूनिट दिया जाता है, बताना पड़ता है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आप देखो अगर यूनिट, k का यूनिट अगर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड भी बोलते हैं इसको, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की निकाल के देखते हैं। यहाँ आप अभी अपनी नोटबुक पे करो, यूनिट ऑफ k का यूनिट है। ठीक, k क्या चीज़ है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट निकालते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट है, तो n क्या होता है ऑर्डर, तो n की वैल्यू 1 होगी। तो k का यूनिट क्या आएगा, k इज इक्वल टू मोल, वही लगाना है बार बार, की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आता है। तो आपको पता है मोल, यहाँ लिख दो, लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n है, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ मोल पर लीटर की वैल्यू 1 माइनस 1 करेंगे, मोल लीटर इनवर्स की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपको पता है ये इनवर्स है, ठीक, -1 है। आपको पता है किसी भी टर्म की अगर पावर में 0 आ जाए तो वो पूरी की पूरी टर्म 1 हो जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो ये 1 हो गया, 1 मल्टीपल बाई सेकेंड इनवर्स, ये वाला। तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। इसके लिए सिर्फ k का यूनिट क्या आता है, सिर्फ सेकेंड इनवर्स आता है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपसे कोई बोल दे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सिर्फ सेकेंड इनवर्स होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 आ जाता है, क्योंकि 1 माइनस 1 पुट करोगे तो 0, तो 0 आएगा, तो ये टर्म 1 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब देखो इतना अगर आपको समझ में आया तो आप क्या करो, सेकंड ऑर्डर की निकाल के दिखाओ, यूनिट ऑफ k फॉर सेकंड ऑर्डर। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और निकालो, इसको निकालो। देखो आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। यहाँ से एग्जाम में, जेके बोस के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ k निकालो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करो, निकालो। अगर नहीं निकल रहा, आपने मुंह पे ऐसे मारो, थप्पड़ मारो, क्योंकि इतना समझाया आपको। ठीक है, मुंह पे थप्पड़ मारो और निकालो इसको। देखो अगर नहीं निकला तो एक बार देख लो क्या आएगा, k इज इक्वल टू क्या था, मोल। देखो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक, n की वैल्यू 2 होगी, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होती है, 1 माइनस n इंटू सेकेंड की पावर क्या होती है, -1, ये फार्मूला है। तो इज इक्वल टू, देखो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2, तो लिख दिया 2 इंटू सेकेंड इनवर्स लिख दिया।
अब देखो क्या करोगे, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2 करेंगे तो कितना आता है, -1, यही आता है। 1 - 2 करो तो -1 ही आता है ना, ठीक है, तो सेकंड इनवर्स ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये -1 ने पावर में ये सब के साथ होगा मल्टीपल, तो -1 ने ना तो ऐसे आएगा, देखो मोल के ऊपर पहले कुछ नहीं था, अब ये -1 इसके साथ भी मल्टीपल होगा तो मोल -1 हो जाएगा, इनटू लीटर के ऊपर पहले ही -1 है तो -1 इंटू -1 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो लीटर के ऊपर कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मल्टीपल करना है ना इसको, इस -1 को सब के साथ मल्टीपल करना है, तो -1 को मोल के साथ मल्टीपल करेंगे तो मोल की पावर -1 आ जाएगी, लीटर की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1, और इंटू सेकेंड की पावर क्या आ जाएगी -1। तो यही क्या यूनिट होगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक, आई समझ आपको, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो इस 1 को आप हटा भी सकते हो, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ये किसकी आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू। तो थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल के दिखाओ। अच्छा, यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आपको दे सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक। तो के यूनिट निकालो आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। के क्या होता है, बोलो जल्दी, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक। कहाँ से आया, रेट लॉ से आया था, ठीक है, आई समझ। और ये हमने फार्मूला एक जनरल डिराइव किया था, तो उसको यूज़ करके हम ये कर रहे हैं। आपको पता है थर्ड ऑर्डर के लिए बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की वैल्यू 3 होगी ना, ठीक। तो एन की वैल्यू 3 होगी, तो लगा दो इसमें फार्मूला, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n होता है, तो 1 - n की जगह में 1 - 3 करूंगा, तो 1 - 3 करके कितना बचेगा -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक। आप ये करोगे तो ऐसा ही आएगा, इनटू सेकंड इनवर्स। अब देखो इस 2 को मल्टीपल कर दो, 2 को मोल से करेंगे तो मोल की पावर कितनी आ जाएगी -2, इस 2 को लीटर से करेंगे तो -2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा, लीटर की पावर आ जाएगी 2 और सेकंड की पावर क्या आ जाएगी -1। तो ये के यूनिट आएंगे किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मोल -2 लीटर 2 और सेकंड इनवर्स, ठीक। तो आपसे फ्रैक्शनल 1/2 ऑर्डर 3/2 ऑर्डर वो भी पूछा जा सकता है, बेसिक फार्मूला सेम है, आप ये अप्लाई करके क्या करोगे, निकालोगे, और यहाँ से एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, ठीक। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा। देखो पहले हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा आज, पहले हमने देखा था कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा, वहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ किया था, तो वहाँ से रेट का कुछ एक्सप्रेशन निकाला, लेकिन वो फेल हो गया था, फिर हमने रेट लॉ दिया, रेट लॉ में अल्फा प्लस बीटा लिखा था, अल्फा प्लस बीटा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दिया, अल्फा को ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बीटा को ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बोल दिया, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी, ठीक है, फिर एक वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंटल डेटा लेके देखा। उसके बाद हमने क्या किया, यूनिट निकाले रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट क्या होता है वो देखा, यूनिट निकाले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर। तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तो आप इसको पढ़ो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ, कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।